जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नीमुल कुरैशी। आज हम लेक्चर एजुकेशन हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के सिलसिले में उसका जो पेपर नंबर 8 है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है कि टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स। ये बहुत सारे पेपर्स में ये सवाल रिपीट हुआ है। वो कौन सा मेथड है जिसमें टीचर खुद करके दिखाता है, बच्चों को खुद बताता है कि भाई ऐसे करना है, सीक्वेंस बताता है चीज़ों का, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, वो उनका मेथड प्रोसीजर बताता है। तो इस अमल को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। खुद मुजाहरा करना, अमली मुजाहरा करके दिखाना कि ये काम ऐसे होता है। टू मोटिवेट टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक। फॉर इट्स ओन सेक का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको इसलिए मोटिवेट करती है कि वो खुद आपको उसमें दिलचस्पी रखते हैं, वो खुद आपको अच्छी लगती है, उसके करने में ही लुत्फ आता है। यानी कि उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो चीज़ ही खुद अच्छी लगती है। तो इस किस्म की मोटिवेशन को इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थॉट्स। जॉन डेवी थॉट्स जो है, जॉन डेवी आपको पता है डेमोक्रेटिक अप्रोच के हामिल थे। उन्होंने लर्नर या चिल्ड्रन सेंटर जो है वो फ़िलासफ़ी पेश की थी, अपनी प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म की फ़िलासफ़ी। ठीक है, तो उनकी जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, लर्निंग बाय डूइंग है, जिसमें बच्चों को वो क्या देते हैं, फ्रीडम देते हैं। तो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम को वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हु इज़ नॉट द करिकुलम प्रैक्टिशनर, ये भी सवाल पहले आया हुआ है। हाँ जी, कौन करिकुलम प्रैक्टिशनर? देखिए, करिकुलम प्रैक्टिशनर में टीचर भी शामिल है, सुपरवाइज़र भी शामिल है, लर्नर या स्टूडेंट भी शामिल है। यानी कि ये तीनों लोग करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा होते हैं। टीचर पढ़ा रहा होता है, सुपरवाइज़र उसको मॉनिटर कर रहा होता है कि क्या एनुअल जो आपका रोड मैप है उसके मुताबिक चीज़ें जो है वो स्कूल कैलेंडर या जो भी है उसके मुताबिक चल रहा है। लर्नर सीख रहा होता है। तो वो तो सारे प्रैक्टिस का हिस्सा होता है, लेकिन करिकुलम स्पेशलिस्ट नहीं होता, वो करिकुलम डेवलप करता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करिकुलम प्रैक्टिशनर का पूछा गया, वो तीन है, लेकिन ये करिकुलम स्पेशलिस्ट जो है वो डेवलपर होता है। प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसी किस्म की ब्रिटिश गवर्नमेंट से इमदाद लेना बिल्कुल ममनू था। कौन से दीनी मदरसे में? और उसका प्योर काज ये था क्योंकि उस वक्त बहुत सी हिंदू तहरीकें भी चल रही थी। तो इस्लाम की काज के लिए जो सबसे बड़ा इदारा तब काम कर रहा था, तो दैट वाज दारुल उलूम देवबंद। बाकी जितने थे वो सियासी थे, सियासी भी थे और बहुत सारी और चीज़ें भी थी, लेकिन ये सिर्फ इस्लामिक था। सुपरविजन इज कैरेक्टराइज्ड विद सुपरविजन क्यों की जाती है, उसका अमल मकसद क्या है? तो क्यों की जाती है? इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टाफ वर्किंग। आप टीचर्स को देखते हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ताकि वो विजिलेंट रहें, कॉन्शियस रहें और अच्छा काम करें। इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ द करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनल करिकुलम अगरचे 18 अमेंडमेंट के तहत तैयार जो है वो हर फेडरल गवर्नमेंट अपना अपना क्या करती है तैयार, लेकिन हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना अपना तैयार करती है, लेकिन हतमी मंजूरी फिर भी फेडरल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, वो बेशक अपना ही पढ़ाते हैं, लेकिन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही उसको हतमी तौर पर अप्रूव करती है। द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1905 में स्टार्ट हुआ। ये भी सवाल आता है कि कब स्टार्ट हुआ। दोनों सवाल आते हैं, कब स्टार्ट हुआ 1905 में, कहाँ से? इंग्लैंड। डिटर्मिनेशन ऑफ गुड और बैड। गुड और बैड का ताल्लुक या राइट एंड रॉन्ग आ जाए, ठीक है, या मोरालिटी का लफ्ज़ भी आ सकता है, एक ही बात है। तो ये आपको पता है एक्सियोलॉजी के साथ, इनके वैल्यूज़ के साथ ताल्लुक है। मज़ीद भी पूछा जा सकता है कि एक्सियोलॉजी की किस ब्रांच से ताल्लुक है, तो एथिक्स से ताल्लुक है। हेड यूजुअली ट्रीट्स द एम्प्लॉयज़। हेड अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करता है, उनसे पेश आता है कैसे? विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सख्ती के साथ। रिप्रेजेंट द थ्योरी। तो ये कौन सी थ्योरी होगी? तो थ्योरी एक्स होगी। थ्योरी एक्स में जो है वो अप्रोच क्या रखी जाती है? ऑटोक्रेटिक रखी जाती है, सख्ती कराई जाती है। हेड जो है वो हार्शली ट्रीट करता है, अपनी बात मनवाता है, डिसिप्लिन जो है वो ज़्यादा टाइट रखता है। प्रोफेशन इज इम्प्लॉयड फॉर। प्रोफेशन को हम किस मानी में लेते हैं? तो दैट इज़ इक्वल टू सर्विस। ये आपने याद करना है। शाह वलीउल्लाह की फ़िलासफ़ी वाज बेस्ड ऑन आइडलिज्म। शाह वलीउल्लाह जो थे वो ख़ुद भी एक तो प्लेटो से इंस्पायर थे, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है। दूसरा एक इस्लामिक स्कॉलर थे, तो स्पिरिचुअलिटी और ये चीज़ें, तो आइडलिज्म इसको आप फॉलो करेंगे।
ह्यूमन बीइंग्स आर लुक्ड अपॉन एज इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटीज थ्रू। हाँ जी, देखिए प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, दो बार प्रैग्मेटिज्म आ गया। खैर, एग्जिस्टेंशलिज्म, जवाब एग्जिस्टेंशलिज्म। क्यों? देखिए आपको मैंने शुरू में भी बताया था जब हमने फिलॉसफी शुरू की थी कि कीवर्ड्स बताए थे मैंने आप। फ़र्द वाहिद, एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है, एग्जिस्टेंशलिज्म की जो फिलॉसफी है कि हम पहले एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद हम अपना पर्पस खुद क्रिएट करते हैं, अपना मीनिंग खुद क्रिएट करते हैं। हर फ़र्द वाहिद चूँकि वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो अपना खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना अच्छा बुरा हर चीज़ वो खुद ही डिटरमिन करता है। तो हमेशा इंडिविजुअल की बात होती है, क्योंकि हम दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअलिटी, मैन, फ्रीडम, फ्री विल और चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 4-5 ऐसे अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक ख़ास तौर पर किससे है? एग्जिस्टेंशलिज्म से। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ लीडर्स पर्सनल ट्रेट्स, बिहेवियर एंड फैक्टर्स इन लीडरशिप सिचुएशन। लीडरशिप सिचुएशन से ये मुराद है, बाद औक़ात हमें सिचुएशन कुछ लोगों को लीडर बना देती है। अब वो सिचुएशन डिपेंड करती है, बाद औक़ात उस सिचुएशन में आपको ऐसा बनना चाहिए था जो एक ख़ास स्किल में डोमिनेट करे। फ़र्ज़ करें उस सिचुएशन का तकाजा ये था कि वो कोई कम्युनिकेट कर सकता हो, कोई ये पज़ल सॉल्व कर सकता हो, कोई ये मामला हल कर सकता हो, कोई करेज दिखा सकता हो, कोई डिटर्मिनेशन शो कर सकता हो, तो कोई ना कोई ट्रेट, विजडम शो कर सकता हो, ब्रेवरी शो कर सकता हो। तो कोई ना कोई ट्रेड्स की बुनियाद पर किसी न किसी सिचुएशन में कोई ट्रेड किसी में ऐसा होता है जो उस सिचुएशन में उसको लीडर बना देता है, तो वो ट्रेड थ्योरी कहलाती है। विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल मेथड ने, ये कब स्टार्ट हुआ? स्ट्रक्चरलिज्म ने जब 1879 में 1879 में जर्मनी के शहर लिप्जिग में बाकायदा साइकोलॉजी पे तजर्बात करना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड था, इसने बाद में आने वाले जितने भी लोग थे उनको इस अमर पे मजबूर किया कि वो भी इस तरह एक्सपेरिमेंट्स करें, करके दिखाएं। ठीक है, तो उन्होंने फिर अपना इंट्रोस्पेक्शन का मेथड भी मुतारिफ कराया। तो एक्सपेरिमेंटल, आपको पता है साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ही जवाब दुरुस्त है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से हम लेते हैं? हाँ जी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हम जहाँ पे कोई भी जवाब आ सकता है, नेशनल एम्स आ सकते हैं, नेशनल गोल्स आ सकते हैं, नेशनल फिलॉसफी भी आ सकती है, कोई भी जवाब होगा वो ठीक है। वो जो नेशन जिस आइडिया को फॉलो करती है, वहाँ से हम अपने क्या लेंगे? अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लेंगे। सॉक्रेट मेथड को क्वेश्चन आंसर मेथड या डायलेक्टिक मेथड भी कहा जाता है। एक ही बात है, क्वेश्चन आंसर मेथड कभी पूछा जाता है, कभी डायलेक्टिक मेथड या सॉक्रेटिक मेथड, ये एक ही मेथड के तीनों नाम। एक्विटेंस रोल, उस उर्दू में इसको कहते हैं कब्जुल वसूल। कब्जुल वसूल ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें आप वसूल करते हैं पेमेंट और उस पर आप अपने दस्तखत कर देते हैं कि ये आपने वसूल कर ली। तो इसको सैलरी डिस्बर्समेंट, यानी कि आपकी जो भी पेमेंट है, जो भी सैलरी है, वो आपने वसूल की है तो उस पर आप उसको रिसीविंग लेते हैं। नेशनल करिकुलम इज़ इंटेंडेड, इंटेंडेड कहते हैं जिसको नेशन चाहती है, यानी कि जिसको नेशनल लेवल पे हमारी स्टेट की इंटेंशंस होती हैं, चाहत होती है कि हम ये पढ़ाना चाहते हैं, तो वो साफ ज़रा वही होगा जो नेशन या स्टेट इंटेंड कर रही होती है, चाह रही होती है कि ये पढ़ाया जाए, तो इंटेंडेड करिकुलम होता है। रूट लर्निंग इज़ अ डीमेरिट, रूट लर्निंग जो है वो किस टाइप ऑफ करिकुलम का डीमेरिट है? सब्जेक्ट सेंटर्ड, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है, बहुत रेंज ऑफ कंटेंट होती है, बड़े बड़े लंबे लंबे सबक होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, सफ़ात के सफ़ात होते हैं, तो उसमें उसको याद करने के लिए रट्टा लगाना पड़ता है, तो ये उसका डीमेरिट। विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स द इमेज ऑन ट्रांसपेरेंसीज ऑन द स्क्रीन। याद रखें, ट्रांसपेरेंसीज शफाफ एसीटेट की शीट कहलाती है, बिल्कुल शीशे की तरह या एक शापर की तरह या एक शीट की तरह साफ शफाफ, जिससे लाइट आर पार हो जाती। तो वो हमेशा ट्रांसपेरेंसीज जो है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर सारे प्रोजेक्टर होते हैं, लेकिन उसके काम करने के अंदाज में फ़र्क है, मीडियम में फ़र्क है कि वो किस किस्म का मटेरियल यूज़ करते हैं। जिस तरह ओपेक प्रोजेक्टर जो है वो उसमें मटीरियलिस्टिक चीज़, यानी कि बुक का पेज, आप कोई सख्त चीज़ या सॉलिड चीज़ या नॉन ट्रांसपेरेंट चीज़ जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन
ओवरहेड प्रोजेक्टर में आप क्या करते हैं, एसीटेट की शीट जो ट्रांसपेरेंट होती है उसको आप तैयार करते हैं, उस पर जो भी लिखा होता है, जो ड्रॉ किया होता है वो फिर ओवरहेड इसलिए कहते हैं कि उसके हेड के ऊपर क्या बना होता है, प्रोजेक्टर लेंस लगा होता है, जो नीचे से जो उसका प्लेटफॉर्म होता है उसमें से रेज निकलती हैं, उसके ऊपर क्या पड़ा होता है, एसीटेट की शीट जिस पर कुछ लिखा होता है, फिर उसकी रेज पड़ती है ऊपर हेड पर, और हेड को आप दीवार पे फोकस करते हैं तो क्या होता है, उससे वो मैग्नीफाई हो जाता है। स्कूल करिकुलम इज़ डिफाइंड, स्कूल का करिकुलम, किसी भी स्कूल का करिकुलम वही होगा जो स्कूल अपने एक्सपीरियंसेस ऑफर कर रहा है। एक्सपीरियंस इज ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, ये स्कूल करिकुलम यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल है। आप देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में इतने स्कूल हैं, तो हर स्कूल का करिकुलम वो है कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं। डिप्टी डीओ तहसील लेवल पे मॉनिटर करते हैं स्कूल को। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में किसके माबैन मुकाबला होता है, इंडिविजुअल्स के माबैन, और इसमें जो स्केल इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, परसेंटाइल। इसमें याद रखें रैंक किया जाता है, इसमें ऑर्डर किया जाता है, इसमें पोजीशन दी जाती है। ये तीन लफ्ज़ इंतहाई अहम है, ये आपको पता होने चाहिए। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये पेपर में भी इन लफ्ज़ों के साथ आता है। रैंकिंग किस में की जाती है, पोजीशन किस में दी जाती है, ऑर्डर किस में होता है, या परसेंटाइल, या कौन सा जो है वो किस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की जाए तो वो परसेंटाइल मेयर के, क्योंकि परसेंटाइल ये बताता है कि रिलेटिव स्टैंडिंग क्या है इन द ग्रुप, कि आपका कितना नंबर है। करिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन all the organized causes, activities and experiences which the students have under the direction of the school whether in the classroom or not। ये experiences वाली definition और स्कूल इन द क्लासरूम और नॉट, ये एक्सपीरियंसेस खास तौर पर, क्योंकि इस तरह इतनी लंबी स्टेटमेंट में एक्सपीरियंसेस का जिक्र नहीं आता, तो ये हिल्दा तैबे की मशहूर प्रॉपर डेफिनेशन है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर्सनैलिटी को मेयर करते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो एक फ्राइड का जो अनकॉन्शियस अप्रोच है साइकोएनालिटिकल, उसकी क्लिनिकल अप्रोच, जिसमें आप डिफरेंट कार्ड्स दिखाकर, इन ब्लॉक टेस्ट के ज़रिए डिफरेंट सीन दिखाकर, या उनके साथ डिस्कशन करके, या चाइल्डहुड तजर्बात डिस्कस करके, तो उनकी शख्सियत की असेसमेंट करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को डिस्कवर करते हैं। रियल मेंटोरशिप इन स्कूल क्रिएटेड बाय हैविंग द रिलेशनशिप, हकीकी मेंटोरशिप कौन सी होती है, साफ ज़ाहिर जो प्रोफेशनल, उसमें एक प्रोफेशनल अप्रोच हो तो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फोयल को फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, तो ये आपने याद करना है। आर्टिकल परचेज फॉर यूज़ ऑफ फॉर स्कूल यूज़, आर्टिकल जो आपने परचेज़ किए हैं ना, अब वो आर्टिकल उनकी कीमत की बात नहीं हो रही, वो आर्टिकल आप मिसाल के तौर पर आपने फ़ैन ख़रीदा है, आपने डेस्क ख़रीदे हैं, चेयर ख़रीदी है, आपने वाइट बोर्ड ख़रीद लिया, आपने यूपीएस ख़रीदा है, ठीक है, नल लगवा लिए, इस तरह कोई भी चीज़ स्कूल में ख़रीदी है, पंखा ख़रीदे, तो वो स्टॉक रजिस्टर में लिखे जाते हैं कि हमने हमारे स्टॉक में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो इसका फिर बाद में ऑडिट भी होता है। द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन इन पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एडाप्टेशन के जो फेजेस बनाए थे उनमें कौन सी चीज़ें यहाँ पे फिट आती हैं, तो दुरुस्त जवाब जो है वो एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन का। 3-4 स्टेप्स थे, क्या स्कीमा था, स्कीमा बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक यूनिट होता है, उसको जब आप यूज़ करते तो एसिमुलेशन कहलाता है उसी सेम सिचुएशन में, और जब आप नई सिचुएशन में उसको चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो वो अकोमोडेशन कहलाता है। जब वो पहले फिट नहीं बैठ रहा होता तो आप बदल, तो एसिमुलेशन और अकोमोडेशन उसने, बाकी एक एक लफ्ज़ तो फिट होता है लेकिन बाकी वाले नहीं होते। व्हाट वाज द बेसिस फॉर क्लेमिंग सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, बर सग़ीर में किस बुनियाद पर मुसलमानों ने किस बात को जवाज़ बनाकर अलग स्टेट हासिल की, तो वो रिलीजन हमारा मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, ठीक है, हमारा लिबास, कल्चर में हमारी ज़बान है, हमारा लिबास है, रहन सहन है, हमारी शादी की तकरीबात है, हमारी रस्में हैं, ठीक है, वो सारी मुख्तलिफ है उनसे, और हमारा रिलीजन भी मुख्तलिफ है, तो ये मेन कास्ट। जामिया मिलिया इस्लामिया में मीडियम जो था वो उर्दू था। द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ स्कूल, मुनज़्ज़म अंदाज में आपका स्कूल काम करेगा तो वो उस चीज़ को कौन सी चीज़ इंश्योर करेगी, टाइम टेबल, कि किसने कब क्या करना है और शुरू से लेकर आखिर तक एक्टिविटीज़ किस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूट की हुई। द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज प्रिजाइडेड अलग लफ्ज़ है, याद रखिए, मैं बार बार आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, और सुपरवाइज अलग लफ्ज़ है। ये बड़े बड़े काबिल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये गलती हो जाती है, ठीक है, ये उन सवालों में से है जहाँ पे ये मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ते वक्त ध्यान नहीं करते, वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सुपरवाइज्ड है ना, सुपरवाइज्ड, तो सुपर
यानी कि हम कैद आज़म को यूँ मान लें कि वो ही वॉज अ सुपरमैन, इस तरह कर लें, यानी कि कोई एक ट्रिक एसोसिएट कर लें। तो सुपर से हम सुपर कैद आज़म को मान रहे हैं, तो चलो वो सुपरवाइज बाई कैद आज़म। और बाकी प्रिजाइडेड बाई सदारत, क्योंकि कैद आज़म खुद इसमें शामिल इसमें मौजूद नहीं थे। फजल रहमान ने कैद आज़म का पैगाम पढ़ के सुनाया था मैसेज, ठीक है। तो प्रिजाइड सदारत किसने की थी? फजल रहमान, जो कि पहले वज़ीर तालीम भी थे, फेडरल मिनिस्टर भी ऑफ एजुकेशन भी थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्राउ एंड क्राउ, द पर्पज़ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ये उनकी एक स्टेटमेंट है जो आपने याद रखनी है क्या, कि मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। फॉर्मल एजुकेशन जो रस्मी तालीम है, उसका बुनियादी मरकज़ क्राउ एंड क्राउ के मुताबिक क्या होना चाहिए कि वो मुआशरे का मुस्बत, मुतहरक और तामीरी शहरी बनाना, यानी कि अच्छा सिटीज़न क्रिएट करना। अल गज़ाली स्टेटेड दैट, गज़ाली ये बयान करते हैं कि इन हिज क्विस्ट फॉर ट्रू नॉलेज, हकीकी नॉलेज की तलाश का सफ़र उन्होंने किस चीज़ को पढ़ने से शुरू किया? दैट वाज फ़िलासफ़ी। उनको फ़िलासफ़ी का शगफ हासिल हुआ। फ़िलासफ़ी में एक अट्रैक्शन है, जिनको फ़िलासफ़ी दिलचस्पी होती है ये खुद अट्रैक्ट कर लेती है, ये एक फितरत है फ़िलासफ़ी की। तो बहरहाल कुछ लोगों को, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो उनका ये है कि वो फ़िलासफ़ी को पढ़ के ही इस तरफ राग़िब हुए, स्टडी की तरफ। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन रेंजेस फ्राम, एजुकेशन का प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक है? फ्राम बर्थ टिल डेथ, पैदाइश से मरने तक हमारा है, पिंगोड़े से कब्र तक, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू, ये भी सवाल पहले, अक्सर सवाल पहले रिपीटेड है। साइंटिफिक नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज जो है दैट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू बोथ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। बेसिकली एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन सेम चीज़ है। आप ऑब्जर्व करते हैं, मीन आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप इंडक्शन करते हैं, आप इंपीरिकल अप्रोच करते हैं, आप देखते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस शुरू ही एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से होता है, तो दोनों सेम ही बात है, दोनों ठीक है। प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ द फिलॉसफी जो है एजुकेशन है, याद रखें फ़िलासफ़ी जो है वो आइडियोलॉजिकल आस्पेक्ट है, थियोरेटिकल आस्पेक्ट है, कंसेप्चुअल आस्पेक्ट है, आइडियाज़ है, आइडिया जहन में रहता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन यानी कि फ़िलासफ़ी का जो आइडिया है, वो आइडिया है उसको हासिल करने के लिए हम अमली इतलाक़ एजुकेशन के ज़रिए करते हैं, और फिर उस आइडिया तक, उस थीम तक या उस अप्रोच तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जो फ़िलासफ़ी ने हमें ऑब्जेक्टिव सेट करके दिया होता है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचर के जितने भी लफ्ज़ हैं वो नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी से, और ये नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी जो थी वो रोसो ने दी थी। रोसो कब पैदा हुए थे? 1712 से 1778 में। ईमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट दो किताब है, सोफ़ी उसका कैरेक्टर है ईमाइल का, ये भी पता होना चाहिए आपको। एक्सपीरियंसेस लीड टू द साइंटिफिक अप्रोच। जॉन डेवी, आपको पता है प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी एक्सपीरियंस पे बेस करती है। हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सपीरियंस जो है वो वक्त के साथ साथ बदलता है, तो उसके नतीजे में हमारी चीज़ों के बारे में रियलिटी भी बदलती रहती है। तो इसी वजह से वो हमेशा चेंज पे बिलीव रखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बदलता है, रियलिटी बदलती है, उसके बारे में राय बदलती रहती है, तो वो एक्सपीरियंस पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। और आप अभी आपने ऊपर पढ़ा एक्सपीरियंस, ये साइंटिफिक अप्रोच होती है। आप ऐसे नहीं है कि हवा में तीर मारे, आप कहते नहीं पहले मुझे दिखाएं, पहले आप उसको जाने। मिसाल तो आपके सामने एक पानी पड़ा है, तो आपको कोई ये, या तो आप उसे देख के कहेंगे ये ठंडा है, क्योंकि उसके गिर्द कोई इस तरह के या बुखारात होंगे गर्म होके, या उसके बाहर जो है वो ड्रॉप्स होंगे जो इंडिकेट करेंगे ठंडा, तो आप देखेंगे, छुएंगे, तो बाद में ही फैसला करेंगे कि ये तो एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं। इन पाकिस्तान द लेवल ऑफ द जनरल एजुकेशन 3 है। ये बहुत अहम सवाल है, और ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और इसलिए पूछा जाता है, और इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सारे इसको गलत जवाब देते हैं। वो मैं पहले भी ये गुजारिश करता हूँ, सारे क्या कहते हैं, वो शायद कहते हैं प्राइमरी अलग है, एलिमेंट्री अलग है, सेकेंडरी अलग है, हायर सेकेंडरी अलग है, और फिर डिग्री है, और फिर यूनिवर्सिटी फलां, और ये सारी तरतीब गलत है। ये इंटरव्यू का बहुत, यानी कि ये गेम चेंजर क्वेश्चन है इंटरव्यू का। अगर किसी से पूछा जाता है तो ये अकेला भी गेम चेंजर है। 3 लेवल होते हैं, कौन कौन से? एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल। बस एलिमेंट्री लेवल 8वीं क्लास तक होता है, सेकेंडरी लेवल 12वीं क्लास तक, और उससे आगे यूनिवर्सिटी लेवल है जो यूनिवर्सिटी डील करती है। एलिमेंट्री लेवल को पंजाब में पैक डील करता है, सेकेंडरी लेवल को 22 बोर्ड डील करते हैं, और यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी डील करती है। ये चीज़ है बस। किंडरगार्टन का जो सिस्टम है वो फ्रोबल ने दिया था। अ टीचर आस्क्स एंड इनवाइट्स क्वेश्चन टू द क्लास।
ये पीछे भी हम ये अब उलट करके सवाल आया हुआ है कि टीचर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, जहाँ उन्होंने स्टेटमेंट बदल दी। अट्रैक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए वो क्या करता है, स्टूडेंट्स की दिलचस्पी, उनकी अटेंशन हासिल करने के लिए सवाल करता है। फुल फ्लैज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वर इस्टेब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटीज लेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टीन्यूअस रिसर्च। ये रिसर्च को के प्रोसेस को ब्रॉडर करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टीट्यूट बनाया गया, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में आई आर का डिपार्टमेंट बनाया गया था, ठीक है। तो वो इसका पर्पज़ क्या था, रिसर्च पे काम कर। द लिटरल मीनिंग ऑफ द करिकुलम, करिकुलम का मतलब जो है लोगों की मानी, दैट इज़ पाथ, रनवे पाथ, कभी वो आ जाएगा कभी वो। कॉग्निशन का ताल्लुक माइंड के साथ यानी कि थिंकिंग के साथ होता है। टेस्ट इज़ द टूल ऑफ कलेक्टिंग डाटा, टेस्ट एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस एंड इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू थिंक, टू अप्रिशिएट एंड टू एक्ट। एजुकेशनल प्रोसेस के ज़रिए हम इंडिविजुअल को, किसी फ़र्द वाहिद को इस काबिल बनाते हैं कि वो सोचना सीखे, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें पैदा हो, चीज़ों को सराहना सीखे, और जो कुछ उसने सीखा है उसको अमली जामा पहनाने यानी कि उसको परफॉर्म करना या उसको अप्लाई करना सीखे, एक्ट करना सीखे। अटेंशन एक मेंटल स्टेट है, आपकी जहनी अप्रोच है अटेंशन। मॉडर्न सुपरविजन इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। इससे पहले इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब जो है वो सुपरविजन का कॉन्सेप्ट है और वो लीडरशिप की ही एक किस्म है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज इन सोसाइटी, कल्चर को प्रिजर्व करना, उसको ट्रांसमिट करना, ये स्कूल का काम होता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करता है स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज सजेस्टेड बाई चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 में पास हुआ था, 1833 में रिन्यू हुआ था, 10 साल ये बिल्कुल अप्लाई नहीं हो सका था। ये 2-3 सवाल पूछे जाते, और 1 लाख रुपया मुख्तस किया गया था तालीम के लिए, ये भी सवाल पूछा जाता है चार्टर एक्ट में। खैर यहाँ पे पूछा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन था, इंग्लिश था, और वो प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी पे काम कर रहे थे। चार्टर एक्ट के बारे में जितने सवाल पूछे जाते हैं मैंने अभी आपको सारे बता दिए। कंप्यूटर एजुकेशन 1992 की पॉलिसी में पाकिस्तान में मुतारिफ कराई गई। करिकुलम इम्प्रूवमेंट इज नेसेसरी, करिकुलम को इम्प्रूव करने की या चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? साफ ज़रा है, नए नए अलूम वज़ा हो रहे होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही होती हैं, तकाज़े बदल रहे होते हैं, ट्रेंड्स तब्दील हो रहे होते हैं, ठीक है। एमर्जिंग न्यू नॉलेज, तो न्यू नॉलेज आ रहा है तो आपने बच्चों को फिर सिखाना है, क्योंकि वक्त की ज़रूरत बन जाता है, तो फिर उसके लिए वो करिकुलम में ऐड करने के लिए करिकुलम को चेंज करना पड़ता है। एन आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, सिलेबस और कोर्स को मैं बार बार आपको बता चुका हूँ आपने कैसे तैयार करना है। सिलेबस आउटलाइन होती है, जबकि कोर्स जो है वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस हमेशा आउटलाइन होती है, आपकी कंटेंट लिस्ट होती है, और कोर्स हमेशा डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। तो यहाँ पे लिखा गया आउटलाइन, तो आउटलाइन किसी भी कोर्स की आउटलाइन से क्या, आउटलाइन से मुराद है कि आपने इस क्लास में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उर्दू, इस्लाम, ये आउटलाइन है। या इवन उस किताब के कंटेंट लिस्ट भी आपकी सिलेबस का हिस्सा होता है, और जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, फिर चैप्टर बाई चैप्टर रिलेशन है, बयान जो उनको किया गया डिस्क्राइब के, वो कोर्स है आप, यानी कि वो एक कोर्स रास्ते को ही कहते हैं, एक किस्म का चैनल। टीचर एफर्ट्स आर लेस एम्फेसाइज्ड, इससे पहले हमने एक सवाल पढ़ा था, टीचर्स ट्रेनिंग आर लेस एम्फेसाइज्ड, टीचर्स ट्रेनिंग आर लेस एम्फेसाइज्ड, ये अलग सवाल है, उसका जवाब था सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। यहाँ पे टीचर एफर्ट्स, टीचर को कम काम, क्योंकि लर्नर काम कर रहा है तो टीचर कम काम करेगा, तो ये लर्नर सेंटर करिकुलम। पेडागोजी टीचिंग मेथड्स को कहा जाता है। अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ द अचीवमेंट बाय, हाँ जी, अचीवमेंट किसने करनी होती है? अचीवमेंट हमेशा स्टूडेंट्स के बिहाफ पे होती है, टीचर ने पढ़ाना होता है, स्टूडेंट्स ने अचीव करना होता है, और टेस्ट भी इसी चीज़ का होता है कि बच्चों ने क्या अचीव करते हैं, तो स्टूडेंट्स लर्निंग की अचीवमेंट मेजर की जाती है। प्रैक्टिस कौन से मेथड में की जाती है, या रिपीटेड परफॉर्मेंस कौन से मेजर में, ये दोनों लफ्ज़ आपको पता होने चाहिए, प्रैक्टिस या रिपीटेड परफॉर्मेंस, बार बार दोहराना। ड्रिल मेथड, कोई चीज़ ऐसी होती है जिनको ड्रिल ही करना पड़ता है, वो आपको वैसे नहीं याद होगी। मिसाल तौर आपने कोई ड्राइविंग सीखनी है, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली दफ़ा गाड़ी बैठेंगे बस आप चला लेंगे, ठीक है। आपने कोई गिटार बजाना सीखना है फ़र्ज़ करें, तो इस तरह बच्चे पहाड़े सीख रहे होते हैं, तो कोई चीज़ें या एक मेंटल लेवल, तो वो ड्रिल का तकाजा करते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, तो हाईएस्ट इवैल्यूएशन है जिसमें जजमेंट की जाती है। माइक्रो टीचिंग जो है वो किस पे फोकस करती है?
स्किल्स पे, एक एक स्किल सिखाती है, ठीक है। 5 to 10 मिनट के उसका जो टीचिंग फेज होता है उसमें सिर्फ एक स्किल सिखाई जाती है बच्चों को, और ये टीचर्स की ट्रेनिंग अप्रोच है, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग अप्रोच है। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, आप लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल कहते हैं लफ्ज़, लफ्ज़ चाहे वो लिखे हो चाहे बोले हो। वर्बल के आगे 2 किस्में होती हैं, रिटन या ओरल। लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं है तो वो नॉन वर्बल है, जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, आपके जेस्चर्स आ जाते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट आ जाती है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इसके ही नतीजे में 3 यूनिवर्सिटीज़, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ठीक है, या एमसीबी के नाम से याद कर लें तो बॉम्बे, कलकत्ता एंड कौन सी, मद्रास जो भी है, ठीक है, तो वो बॉम्बे, हाँ, तो वो 3 यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड की गई थी, जो कि फिर 1857 में बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और ये 1854 में पेश किया गया था। द एप्लीकेशन ऑफ द फिलॉसफी इन एजुकेशन डायरेक्ट्स, अब देखिए एजुकेशन में फ़िलासफ़ी का क्या काम है, हम फ़िलासफ़ी से ऑब्जेक्टिव लेते हैं, हर मुल्क की अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है, तो वो हम जिस तरह हमारी फ़िलासफ़ी इस्लामिक फ़िलासफ़ी, हम अपने ऑब्जेक्टिव वहाँ से लें। इस तरह कोई कम्युनिस्ट हो सकती है, कोई मार्क्सिस्ट अप्रोच हो सकती है, कोई सेकुलर हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, या बाकी डिफरेंट फिलॉसफी है, जिस तरह आप डेली पढ़ते हैं, प्रैग्मेटिस्ट हो सकता है, कोई एडलिस्ट हो सकता है। तो जिस किस्म की फ़िलासफ़ी जहाँ प्रैक्टिस होती है वहाँ से उसके ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे, ताकि उनको अपने शहरियों को वैसे ही बनाना होता है। तो वहाँ से हम क्या लेते हैं, एजुकेशन के लिए अपने ऑब्जेक्टिव लेते हैं। विच इज़ द नॉट द हेरिडिटी फैक्टर, डाइट इन्वायरमेंटल फैक्टर है, हेरिडिटी यानी कि विरासती खसूसियत नहीं है, बाकी सारे विरासती हैं। हु डिवेलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ये भी बड़ा ट्रिकी सवाल है, भूलने वाला सवाल है। बी ने, ठीक है, अल्फ्रेड बीने ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बनाया था। आई क्यू इज़ द इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स याद रखें, इंडेक्स कहते हैं शरह को है, और रेट भी शरह को कहते हैं, ये इक्वल लफ्ज़ है। इंडेक्स हमेशा रेट होता है, रेट। अब देखिए ना, आई क्यू बट्टा है, MA रेट बट्टा CA, मेंटल एज बट्टा क्रोन, ये रेशो कहलाती है, रेट कहलाता है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट होता है कि एज के हिसाब से आपका माइंड कितना डेवलप हो रहा है, तो ये रेशो बताता है, रेट बताता है। इन गाइडेंस द रोल ऑफ टीचर इज़ हेल्पर, हेल्पर के तौर पे काम करेगा। इब्ने खल्दून ने कभी भी लेक्चर मेथड को फेवर नहीं किया, ये बहुत आम सवाल है, आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड अ ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट, क्या मुराद है, आप एक देखिए ना, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बुक या एक चैप्टर में से बहुत सारे बना सकते, तो ज़्यादा सैम्पलिंग कर सकते, बजाय आप उसका ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाए तो वो शायद 2-3 बने, लेकिन हो सकता है आप उसी सेम पोर्शन से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लें, तो कंटेंट की सैम्पलिंग ज़्यादा हो जाती है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ इवेल्यूशन। अब देखिए, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ, जब भी ये स्टेटमेंट आती है लोग वो ड्यूरिंग को फोकस करके फॉर्मेटिव पे चले जाते हैं। भाई आप ड्यूरिंग पे फोकस कर रहे हैं, आपको डिफ़िकल्टीज़ इतनी बड़ी चीज़ नज़र नहीं आती, यानी कि जो पर्पज़ ऑफ द टेस्ट है वो सारा फेंक देते हैं, हम एक लफ्ज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो जब भी मेडिकल असिस्टेंट्स हो, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो, जो भी हो, मेन ऑब्जेक्टिव तो टेस्ट का जो पर्पज़ है वो ये है कि किस मकसद के लिए लिया जा रहा है। तो ऐसा टेस्ट जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए लिया जाता है, ठीक है, वो डायग्नोस्टिक तशखीसी असेसमेंट कहलाती है। पोस्ट कॉर्ड में प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग जो है स्टैंड करता है। करिकुलम इस ब्लू प्रिंट कहते हैं खाका है, मैप है, ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस फॉर, एक्सपीरियंसेस किसके लिए होते हैं, बच्चे के लिए होते हैं, हमने बच्चे को वो एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र करने होते हैं कि भाई ये किताब में ये चीज़ मौजूद है, अब आपको हमने पहुंचाने, तो किसके लिए होते हैं, लर्नर के लिए होते हैं। एक्सियोलॉजी का ताल्लुक वैल्यूज़ के साथ होता है। नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर देन द टीचर हु सर्व इट, टीचर्स को फेवर देने के लिए, उनके इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करने के लिए नेशनल एजुकेशन कमीशन की ये स्टेटमेंट है कि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो खुद टीचर है। ड्रामा और रोल प्ले, ड्रामा जो रोल प्ले एक ही मेथड है, ये स्टेज परफॉर्मेंस है। और दोबारा मैं बता रहा हूँ, नेचुरलिज्म का मेथड जो है वो प्ले वे है। ड्रामा जो रोल प्ले ये एक ही बात है, ये उससे हट के ये स्टेज परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, डू मेक रिहर्सल, इसका मकसद ये नहीं होता, इसका मकसद होता है, यानी कि असल जो ड्रामे का मकसद होता है वो होता है क्या चीज़,
तफरीह कायम करना, तफरीह देना, इंजॉयमेंट करना, सोशल स्किल यानी कि किरदार आपस में मिलते हैं और बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो गुफ्तगू करते हैं, तो ये मकासद होता है। द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री लेवल के लिए जो टीचिंग मेथड जो है रिकमेंड किया जाता है दैट इज़ एक्टिविटी मेथड, कि उनकी एज या उनका इंटरेस्ट ओरिएंटेड होता है कि वो एक्टिविटी को अच्छी तरह फॉलो कर रहे होते हैं। द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज, टीचर की रिस्पेक्ट क्यों करेंगे स्टूडेंट? क्योंकि उसके पास स्केल है, लीगल अथॉरिटी है, डंडा है, पावर है ग्रेडिंग की, कि वो मार्क्स दे सकता है, या वो पेरेंट्स का मुतबादिल है? नहीं, एक ही वजह है, गुड विल एंड पर्सनल इंटेग्रिटी, उसकी साख और उसका वकार, शख्सी वकार, शख्सियत, ठीक है, उस वजह से ही उसका जो है एहतराम किया जाता है। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर्स विदाउट कंट्राडिक्टिंग आवर सेल्फ, विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी आंसर्स द क्वेश्चन। हाँ जी, हम अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि देखिए ऐसा एक्जियोलॉजी किसके साथ डील करती है? वैल्यूज़ के साथ डील करती है। अब वैल्यू का मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं और दूसरे को, यानी कि आप खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और दूसरे को वैल्यू दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ, तो वैल्यू को कायम रखना है। दिस इज डील्ड इन एक्जियोलॉजी। इवेल्युएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स, जो भी चीज़ें हैं तमाम के बारे में जजमेंट करना, चाहे वो प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूशन है, जो भी है, तो वो हमारी इवेल्युएशन कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्वेश्चन है डाटा कलेक्शन के यूज़ होते हैं, हम सर्वे में इस्तेमाल करते हैं, इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन भी क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स से डाटा कलेक्ट नहीं होता, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो ये डाटा कलेक्शन का टूल नहीं है। सोशो सिचुएशनल थ्योरी जो है वो बेंडोरा ने दी थी, इसने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है, ये सोशल लर्निंग की बात की थी। इस तरह एक और कंसेप्ट भी दिया था सेल्फ एफिकेसी का, ठीक है, सेल्फ एफिकेसी, ये बहुत अहम सवाल है। सेल्फ एफिकेसी मतलब ये अपनी कामयाबी और अपनी सलाहियतों पर किसी का बिलीव होना, इसको सेल्फ एफिकेसी कहती है, ये भी बेंडोरा का कॉन्सेप्ट है। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी थ्रू प्रॉफिट्स, अल्लाह ताला से तरह जो नॉलेज आता है वो वही आती है, इसको हम रेवलेशन कहते हैं, जिस तरह कुरान पाक है, इल्हामी किताबें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन क्लासरूम, क्लासरूम में हम कौन सी चीज़ हासिल करते हैं? क्लासरूम में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं, एक एक चीज़ अलग अलग, जिस तरह आप एक चैप्टर खोलते हैं उसके 10-12 ऑब्जेक्टिव्स पहले सफ़े पर लिखे होते हैं, SLOs, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की सूरत में, कि ये ऑब्जेक्टिव एक एक करके आप पढ़ाते हैं सारी चीज़ें, तो वो क्लासरूम में हासिल होते हैं। पैक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के लिए फॉल करता है, स्टैंड करता है। स्कूल हेड गाइड्स देयर स्कूल टीचर्स इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, इट मीन्स दैट दे आर डिस्प्लेइंग द थ्योरी। अब अप्रोप्रिएट डायरेक्शन है, उनको दिखाता है कि भाई इस तरफ जाना है, यानी कि सीधा रास्ता कौन है, सीधा रास्ता कौन दिखाता है? लीडर दिखाता है। लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। विच ग्राफ इलस्ट्रेट्स द हाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज ओवर टाइम, वो टाइम के साथ साथ बताता है कि ये इधर कम हो रही हैं चीज़ें, इधर ज़्यादा हो रही हैं, तमाम डॉट्स मिले होते हैं, यानी कि लाइन शो हो रही होती है। जिस तरह आप स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, स्कोर्स देखते हैं, या वेदर कंडीशंस देख रहे होते हैं, इस तरह तो ये लाइन ग्राफ में हो रहा होता है, कंटिन्यूस लाइन होती है, अप डाउन हो रही है। सोलो टेक्सोनॉमी के 5 हैं, कौन कौन से फेजेस? प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। डिज़ायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यूज, इससे क्या मुराद है? डिज़ायरेबल मॉडल, मॉडल कहते हैं खाका, डिज़ायरेबल मतलूबा खाका, जो एक सोसाइटी आपसे चाहती है कि हमारे अंदर रहना है तो आपने इस तरह बिहेव करना है, तो वो उस सोसाइटी के तकाजा हैं, तो वो उस सोसाइटी की वैल्यूज़ है, किन चीज़ों को कदर करती है, किस चीज़ों को कदर की निगाह से देखती है, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यूज़ है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मेरा इत्तफाक हुआ KPK के किसी कबायली इलाके में जाने का, तो जो मेरे साथ दोस्त हैं उन्होंने कहा कि पगड़ी पहन के जाना पड़ेगा, तो वो उनकी वैल्यूज़ है कि भाई हम इधर आओगे तो ये काम करके आना पड़ेगा, तो फिर सर ढांप के जाना पड़ता, मतलब इस तरह ये वैल्यूज़ है कि वहाँ जाना तो उसका अपना एक मॉडल, डिज़ायरेबल मॉडल है। द एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स थॉट्स आर मेजर्ड। हाँ जी, हायर लेवल थिंकिंग, एनालिसिस है, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, यानी कि आप क्या करते हैं, आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं, उनको जोड़ते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, अपनी तरफ से जजमेंट देते हैं, तो ये ऐसे राइटिंग में होता है। इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कौन सी होती है? जिसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज, इशारों के नाम से बातें करते हैं।
द कंसेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन, जी अब सवाल जहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये दुरुस्त है, कार्ल मार्क्स। ये सवाल पेपर नंबर 1 में भी आया था, लेकिन वहाँ पे शायद ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इसको कार्ल मार्क्स करना है। रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, रिसर्च का पहला स्टेप ही क्या है, प्रॉब्लम को फाइंड करना। उसके बाद फिर आप उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस जो भी करते हैं, आगे काम सारा करते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू कहाँ से होती है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएटिंग से, फाइंडिंग करने से। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला इट ड्रॉज कंसेप्ट फ्राम कल्चर, आपने प्लान कर लिया, इम्प्लीमेंट, तो वो उसके तकाजे क्या है, आपको कल्चर ओरिएंटेड होना पड़ता है, यानी कि जिस किस्म का उसका कल्चर, उसको हिसाब से उसको सिखाना पड़ेगा, जो एक्सेप्टेबल वेज है। कल्चर मीन सोसाइटी जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, आपको उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग। आपने ये कहीं ना कहीं बुक्स में थियोरेटिकली में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत, लेकिन प्लानिंग आपने ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द नॉन वर्बल, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि वर्बल है। अब आपने वो बताना जो वर्बल है, क्योंकि उसने कहा है कि नॉट नॉन वर्बल, तो बॉडी लैंग्वेज तो वर्बल नॉन वर्बल है, फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉन वर्बल है, सिंबल यानी कि अलामात इशारे नॉन वर्बल है, लेकिन कन्वर्सेशन गुफ्तगू ये तो वर्बल है, नॉन वर्बल नहीं है। तो उसने भी यही पूछा है कि वो बताएं जो नॉन वर्बल नहीं है, तो नॉन वर्बल जो नहीं है वो कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि ये वर्बल है। गोल्स आर बेस्ड इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, आपने बुक का कंटेंट बनाना है, तो क्या क्या सामने रख के बनाएंगे भाई, जिस किस्म के हमने गोल्स अचीव करने उसी किस्म का। मिसाल तौर पर मैं बच्चों को हम ये सिखाना चाहते हैं कि भी वो जब 10वीं क्लास पढ़ के जाएं तो उनको कंप्यूटर के बारे में इतना नॉलेज हो, तो मेरा ये गोल है, तो जैसा मेरा गोल है मैं वैसे ही करिकुलम उसकी कोर्स में शामिल करूँगा ना, तो कंटेंट कैसा बनाऊँगा। तो गोल्स को सामने रख के ही कंटेंट की सिलेक्शन की जाती है कि हमने ये अचीव करना है, तो फिर जो गोल है उसी हिसाब से अपने कंटेंट ऐड करना है। 99 करिकुलम विच कवर्स द मैक्सिमम सब्जेक्ट एट अ टाइम, सारे सब्जेक्ट्स मिक्स हो जाते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाती है, बस्ता लोड भी कम हो जाता है, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एरियाज़ को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया होता है। 100 सवाल है, प्रोजेक्ट, रोल प्लेइंग, प्रैक्टिकल मेथड्स एंड लेबॉर्ट्री मेथड्स इंक्लूडेड, ये सारे डूइंग मेथड है, परफॉर्मेंस के मेथड, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, जीते रहें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।